हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, पेज नंबर 19। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य रत्न की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उनके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य के प्रौढ़ संपादक एवं लेखक डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन की समस्या का समाधान हेतु 6 सुझाव दिए हैं। पॉइंट ओमिनेटेड। हिंदी साहित्य के प्रौढ़ संपादक एवं लेखक डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नामकरण करना, यानी आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल और आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल और नागरिक प्रचारणी सभा में इतिहासकारों ने भी इसी पद्धति का अनुसरण किया। इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास ग्रंथ 3 युगों की कल्पना करते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। शासन और उनके शासनकाल के आधार पर नामकरण। ये जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, उन्होंने हिंदी साहित्य के नामकरण के लिए ये सारे पॉइंट उन्होंने दिए हैं। अब पहले आ गया ऐतिहासिक काल के अनुसार नामकरण करना, अब शासन और उनके शासनकाल के आधार पर नामकरण करना। शासन और उनके शासनकाल के आधार पर नामकरण कुछ इस प्रकार हो सकता है। सबसे आता है पहले एलिजाबेथ युग, फिर विक्टोरिया युग, फिर है मराठा युग। सबसे पहले है एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग और फिर मराठा युग। लोकनायक और उसके प्रभाव के आधार पर नाम करना। लोकनायक और उसके प्रभाव के आधार पर नामकरण कुछ ऐसे हो सकता है: चैतन्य काल बंगला और गांधी युग गुजराती। किसी भी साहित्यिक नेतृत्व या प्रमुख रचनाकार और उसके प्रभाव के आधार पर नामकरण होगा रविंद्र युग के नाम पर, फिर भारतेंदु युग के नाम पर और द्विवेदी युग के नाम पर। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक घटना अथवा आंदोलन के आधार पर नामकरण। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक घटना अथवा आंदोलन के आधार पर नामकरण होगा भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, युद्धोत्तर काल और स्वतंत्रता योत्तर काल। भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, युद्धोत्तर काल और स्वतंत्रता काल। फिर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण होगा रोमानी युग, रीति युग, छायावादी युग और प्रयोगवाद। विशेष: हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। किसने नहीं किया? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार लेखक गारसा दत्तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। सबसे पहले है जॉर्ज ग्रिसन का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रिसन ने किया था। पॉइंट टू बी नोटेड। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रिसन ने किया। डॉक्टर ग्रिसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 12 भागों में डिवाइड किया। इसमें से कुल 6 अध्याय मुख्य हैं, शेष पृष्ठ के रूप में हैं। वस्तुतः उक्त विभाजन को विशुद्ध रूप से विभाजन की श्रेणी में नहीं मानते हुए इनके ग्रंथ अध्यायों के नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहले है चारण काल। फिर है चारण काल का टाइम है 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण परिष्ठ, मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। नेक्स्ट पेज।
फिर है ब्रिज का कृष्ण काव्य, ये सारे जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन है। फिर है मुगल दरबार, तुलसीदास पृष्ठ है। रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति काव्य हैं 1600 से 1700 ईस्वी। भाग 1 में धार्मिक कवि हैं, पृष्ठ है। फिर भाग 2 में अन्य कवि, इसमें भी पृष्ठ हैं। फिर 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 तक, इसके भी 2 भाग हैं। भाग 1 में धार्मिक कवि हैं, दूसरे में अन्य कवि हैं। फिर नेक्स्ट विभाजन आ जाता है इनका कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, इसके भी 4 पार्ट हैं। भाग 1 में बुंदेलखंड और बघेलखंड पृष्ठ के रूप में है। बनारस पृष्ठ है। फिर 3 पर अवध पृष्ठ है। 4 पर विविध पृष्ठ है। फिर है विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान 1857 ईस्वी से 1887 ईस्वी तक पृष्ठ है। विविध अज्ञात कवि हैं। विशेष, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक मानने से इसे वैज्ञानिक विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। तो ये था जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का प्रथम प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रेसन को जाता है। डॉक्टर ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण कालखंड को 12 भागों में बांटा है। तो यही जो 12 भाग थे, इसमें कुल अध्याय मुख्य रूप से 6 हैं, शेष पृष्ठ के रूप में हैं। अब इन 12 अध्यायों को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये रे 12। पहला है चारण काल, फिर है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, ब्रिज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसी राम, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान और विविध अज्ञात कवि। नेक्स्ट जो है वो है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। ध्यान रखना है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभक्त किया है। वे 8 भाग पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले है आरंभिक काल, फिर है माध्यमिक काल है, ये क्या गड़बड़ है, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। 8 भाग कहां से हुए फिर ये? 2 तो 4 2 6 और 2 8। हाँ ठीक है। मिश्र बंधु ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 8 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला आता है आरंभिक काल। टाइम पीरियड है 700 से 1444 विक्रमी संवत। आरंभिक काल को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पूर्व आरंभिक काल और फिर उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का टाइम पीरियड है 700 से 1343 विक्रमी संवत और आरंभिक काल के अंतर्गत ही उत्तर आरंभिक काल का टाइम है 1344 से 1444। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में, रिटर्न में हो पाएगा ये। आरंभिक काल के बाद फिर माध्यमिक काल, इसको पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल 2 भागों में डिवाइड किया है। 1445 से 1680, 1445 से 1680 विक्रमी संवत। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत है। प्रौढ़ माध्यमिक काल का टाइम है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। फिर अलंकृत काल है। अलंकृत काल का टाइम पीरियड है 1681 से 1889 विक्रमी संवत। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल में डिवाइड दिया गया है। फिर परिवर्तन काल है, फिर वर्तमान काल है। ये तो सब लिखने से याद होंगे। डॉक्टर नवमर सिंह के अनुसार यह साहित्य पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ है। ये मिश्र बंधुओं का काल विभाजन था। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। दोष, इस ग्रंथ को मनमाने ढंग से नामकरण एवं काल विभाजन किया गया है तथा कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। इन्हीं दोषों के कारण आचार्य शुक्ल ने
उक्त काल विभाजन पर व्यंग्य करते हुए लिखा कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या है क्या नहीं है, किसी वृत्त संग्रह का इतिहास नहीं बनता। ये जो है आचार्य शुक्ल की पंक्तियां हैं मिस्र के काल विभाजन पर। अब सबसे महत्वपूर्ण काल विभाजन आता है आचार्य शुक्ल का, बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको तो रट लेना ही पड़ेगा। हाउ मैनी ईयर इन डिविडेंड हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी माह में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में निम्न प्रकार से काल विभाजन करते हैं। सबसे पहले वो आदिकाल है, आदिकाल को वो वीर गाथा काल कहते हैं। फिर भक्तिकाल, भक्तिकाल को वो पूर्व मध्यकाल कहते हैं। फिर रीतिकाल को वो उत्तर मध्यकाल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्धकाल कहते हैं। दो काल, एक काल के दो नाम दे दिए उन्होंने। फिर से एक बार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 में जनवरी माह में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 को कुछ इस प्रकार विभाजित करते हैं। फिर से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से 1929 में जनवरी माह में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का विकास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में जनवरी माह में प्रकाशित हुआ। आचार्य हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से सन 1929 में जनवरी माह में प्रकाशित हुआ। अब इनके देख लेते हैं नामकरण। आचार्य शुक्ल ने नामकरण दिया आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल भी कहा है और आदिकाल का टाइम पीरियड उन्होंने निश्चित किया है 1050 से लिख लेंगे इसको 1375 विक्रमी संवत। आदिकाल जिसको उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है, इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया है 1050 से 1375 तक 1050 to 1375 यानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत। फिर है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल भी कहा। इसका टाइम पीरियड इन्होंने निर्धारित किया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर है इसके बाद उत्तर मध्यकाल जिसको उन्होंने रीति काल में नाम दिया। संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। उत्तर मध्यकाल जिसका नाम उन्होंने रीति काल भी नाम दिया, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फिर है आधुनिक काल जिसको उन्होंने गद्द काल भी कहा है 1900 विक्रमी संवत से आगे। अब टाइम पीरियड फिर से, आदिकाल वीरगाथा काल टाइम पीरियड है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल जिसको उन्होंने भक्ति काल भी कहा, ऊपर से ले लेना है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर है उत्तर मध्यकाल जिसको उन्होंने रीति काल भी कहा, इसका संवत है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। 1700 से 1900 विक्रमी संवत। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल को उन्होंने संवत 1900 विक्रमी संवत से तक किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर काल, आधुनिक काल। 1050 से 1375 आदिकाल, 1375 से 1700 पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। फिर रीति काल है 1700 से 1900 तक।
ठीक है, अब क्या है जी, क्या गया, इसका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान छायावादी युग। ये किसने किया है? ये भी आचार्य शुक्ल ने किया लगता है। प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द से द्वितीय, द से द्विवेदी, तृतीय उत्थान छायावादी। प्रथम द्वितीय, प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान छायावादी युग। अच्छा, गद और पद का अलग अलग है। ओहो, टाइम पीरियड भी है। प्रथम उत्थान गद का और पद का, इसको तो प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान, गद और पद के अलग अलग माने इन्होंने। गद का प्रथम उत्थान इन्होंने माना 1925 से 1950 विक्रमी संवत, पद का माना है 1925 से 1950, सेम ही तो है। प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्थान का विक्रमी संवत इन्होंने माना है, गद और पद का 1925 से 1950 विक्रमी संवत, द्वितीय उत्थान का 1950 से 1975 विक्रमी संवत, तृतीय का 1975 से आगे। प्रथम उत्थान, ठीक है। शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के दो आधार हैं। पहला आधार है प्रधान प्रवृत्ति और दूसरा आधार है ग्रंथों की प्रसिद्धि। अन्य आलोचक जिसे आदिकाल कहते हैं, आचार्य शुक्ल ने इन रचनाओं को वीरता की प्रवृत्ति के आधार मानते हुए इस काल का नामकरण जो है वीरगाथा काल करा। वीरगाथा काल को ही इनके द्वारा फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक अपभ्रंश काल है, एक प्राकृताभास काल है। ध्यान रखना है, वीरगाथा काल को इन्होंने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक अपभ्रंश काल है, एक प्राकृताभाषा काल है। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, जिसको उत्तर मध्य काल, और इसी प्रकार से इन्होंने पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। शुक्ल जी ने संपूर्ण भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे दार्शनिक आधार प्रतिष्ठित किया। समूचे भक्ति काल को पहले निर्गुण और सगुण में विभेदित करना, तद उपरांत ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखा और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में विभेदित करना शुक्ल जी के साहित्य अनुसंधान की अनन्य विशेषता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम जानने के पीछे 12 ग्रंथों के नाम दिए हैं। इन ग्रंथों में आरंभिक 8 रचनाएं तो हिंदी की हैं और अंतिम 4 रचनाएं जो हैं वो अपभ्रंश भाषा से संबंधित हैं, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है। प्रथम 8 खुमान रासो, विसल देव रासो, जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, प्रमाल रासो, पहेलियां पदावली। पहले तो 2 रासो हैं, खुमान रासो हैं, विसल देव रासो हैं, फिर जयचंद प्रकाश है, पृथ्वीराज रासो है, जयमयंक जस चंद्रिका है, फिर प परमाल रासो, पहेलियां और पदावली। परमाल रासो, पहेलियां और पदावली 2 रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, फिर जयचंद प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल, पहेलियां और पदावली। खुमान रासो के जो राइटर हैं वो हैं दलपति विजय। विसल देव रासो के जो लेखक हैं वो नरपति नाल है। जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि हैं। परमाल रासो के जगनिक हैं। पहेलियां अमीर खुसरो ने लिखी और पदावली विद्यापति ने। ये तो हिंदी की प्रथम 8 रचनाएं हैं, जिसके आधार पर जो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ये हिंदी की प्रथम 8 रचनाएं। इसके बाद अपभ्रंश की रचनाएं जो हैं वो हमीर रासो है, विजयपाल रासो है और कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। हमीर रासो के लेखक हैं सारंगधर, विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह, कीर्ति लता के लेखक हैं विद्यापति और कीर्ति पताका के लेखक हैं विद्यापति। ये दोनों अवहट में हैं। 1460 विक्रमी संवत टाइम पीरियड। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल जिन 12 ग्रंथों पे किया है, उनमें 8 तो हिंदी की हैं,
4 अपभ्रंश की है। 8 ग्रंथों में जो हिंदी की है वो है खुमाल रासो, बिसलदेव रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, प्रमाल, पहेलियां और पदावली। इसके बाद 4 जो ग्रंथ हैं वो जो अपभ्रंश के हैं, जिसमें 2 लता है, कीर्ति पताका है और कीर्ति लता है, और 2 रासो हैं, हमीर रासो है और विजयपाल रासो है। हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। खुमान रासो के जो राइटर हैं वो है दलपति विजय, खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय, बिसलदेव रासो के नरपति नाल, जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार, पृथ्वीराज रासो के चंद्रप्रदायी, जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि, परमाल रासो के जगनिक, पहेलियां के खमीर, अमीर खुसरो, पदावली के विद्यापति। हमीर रासो के लेखक हैं शारंगधर, विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह, कीर्तिलता, कीर्ति पताका बाय विद्यापति। खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय। बिसलदेव रासो नरपति नाल, बिसलदेव रासो नरपति नाल, बिसलदेव रासो नरपति नाल। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। परमाल रासो जगनिक, परमाल रासो जगनिक, पहेलियां अमीर खुसरो की, पदावली विद्यापति की, पहेलियां अमीर खुसरो की, पदावली विद्यापति की। फिर है हमीर रासो। अब अंतिम के 4 अब जो अपभ्रंश में है वो हमीर रासो है, इसके लेखक है शारंगधर। विजयपाल रासो के इंपॉर्टेंट है नल सिंह है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका को याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब फिर से खुमान रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाल, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जनचंद प्रकाश भट्ट केदार, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, परमाल रासो जगनिक, पहेलियां अमीर खुसरो, पदावली विद्यापति, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह, कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीर गाथा काल के नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री आधारहीन और अप्रमाणित है। इन ग्रंथों के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। वस्तुतः एक प्रवृत्ति को प्रधान देकर शेष को गौण मान लेने पर अन्य प्रवृत्तियां जो है वो उपेक्षित हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से इतिहास की एक एकांगी व्याख्या होती है। तथापि आचार्य शुक्ल का यह विभाजन कुछ विसंगतियों को छोड़कर सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि यह इतिहास के तर्कसंगत, व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से सामने लाता है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीरगाथा काल के नाम पर है। इस काल की अधिकांश सामग्री जो है वो या तो आधारहीन है या अप्रमाणिक है। इन ग्रंथों के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। वस्तुतः एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने पर अन्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। इस दृष्टिकोण से इतिहास की एकांगी व्याख्या प्रस्तुत करता है। तथापि आचार्य शुक्ल का यह विभाजन कुछ विसंगतियों को छोड़कर सर्वाधिक मान्य है, क्योंकि यह इतिहास को तर्कसंगत, व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से सामने लाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 22। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचना के इतिहास के राइटर माने जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 1938 ईस्वी है। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालावधि के हिंदी साहित्य के कालखंडों को विभाजित किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि के हिंदी साहित्य के कालखंडों को विभाजित करता है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक लेखन 1938 के जो लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा। इस जो उनकी बुक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें 693 से 1693 ईस्वी तक के कालावधि को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। उन कालखंडों को देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में जो पहले बांटा है, उन्होंने सबसे पहले संधि काल है उनके टाइम, फिर संधि काल के बाद आता है चारण काल, चारण काल के बाद भक्ति काल, फिर रीति काल और आधुनिक काल। यानी उन्होंने आदि काल को नाम दे दिया संधि काल और
आदिकाल में ही नेक्स्ट पार्ट को उनको डिवाइड करके कर दिया उसको चारण काल। फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल तो सेम ही है। डॉक्टर वर्मा ने अधिकांश पॉइंट ध्यान रखना है कि डॉक्टर वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं शामिल की है, यानी चार नीचे के अपभ्रंश की रचनाएं जो पिछले पढ़ी थी वो है चारण काल और शुक्ल के वीरगाथा काल में समान तरह की रचनाएं हैं। कहा जा सकता है कि इन दिनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया है। पॉइंट टू बी नोटेड, डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 693 से स्वीकार किया है। उड़ रहा है ये। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास 1938 ग्रंथ में 693 से लेकर 1693 तक की कालावधि को हिंदी साहित्य के निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले वो डिवाइड करते हैं आदिकाल को संधि काल में। संधि काल का टाइम पीरियड वो देते हैं 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। फिर वो चारण काल को 1000 से 1375 विक्रमी संवत में डिवाइड करते हैं। फिर वो भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी संवत में डिवाइड करते हैं। फिर वह रीति काल को 1700 से 1900 विक्रमी संवत में डिवाइड करते हैं और आधुनिक काल को फिर 1900 से लेकर अब तक में डिवाइड करते हैं। संधि काल 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत। संधि काल के बाद चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। फिर भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी संवत। फिर रीति काल को 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल को 1900 से लेकर अब तक। डॉक्टर वर्मा ने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं शामिल की हैं। चारणकाल और शुक्ल के वीरगाथा काल में समान तरह की रचनाएं हैं। अतः कहा जाता है कि इन दिनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया है। अब आते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा के काल विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा का काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद वर्मा ने आदिकाल, उन्होंने ये किसको कहा है पूर्व मध्यकाल? इन्होंने पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्ति काल को कहा है क्या? नहीं, इन्होंने उत्तर मध्यकाल को भक्ति काल कहा होगा। पूर्व मध्यकाल किसको कहा है? नहीं, इन्होंने चरण काल होगा ना। चलो देखते हैं। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा का ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा का काल विभाजन: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। हजारी प्रसाद वर्मानी द्विवेदी ने आदिकाल का टाइम पीरियड निर्धारित किया है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल को 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी। एक चीज सब में कॉमन है कि आधुनिक काल सबका 1900 विक्रमी संवत से आगे चल रहा है। फिर से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। सबसे पहले हम आते हैं आदिकाल में। आदिकाल को वो टाइम पीरियड देते हैं 1000 से 1400 विक्रमी संवत। फिर उनका पूर्व मध्यकाल आएगा, उसके बाद उत्तर मध्यकाल आएगा।
पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड है 1400 से 1700 विक्रमी संवत, और फिर उत्तर मध्यकाल को वो डिवाइड करते हैं 1700 से 1900 ईस्वी तक। विक्रमी संवत नहीं, इनका ईस्वी है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल 1400 से ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 तक। आचार्य द्विवेदी के मुख्य कथन फिर देख लेते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने साहित्य की समीक्षा हेतु मूलभूत प्रतिमान तय किया। वे काव्य शास्त्रीय न होकर समाज शास्त्रीय हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की समीक्षा के जो मूलभूत प्रतिमान तय किए हैं वे काव्य शास्त्रीय न होकर समाज शास्त्रीय हैं, जबकि शुक्ल जी ने इन दोनों को समन्वय किया था। द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य का एक ही मानदंड है, एक ही लक्ष्य है, वो है मनुष्य। अशोक के फूल नामक निबंध में वे स्पष्ट लिखते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। कबीर की भाषा जो आचार्य शुक्ल की अनगढ़ और काव्यात्मकता से रहित अनुभूत होती है, उसे भाषा के नए मूल्यों से परख कर आचार्य द्विवेदी ने जो उद्घोष किया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और भाषा के बादशाह हैं। आचार्य शुक्ल ने कबीर का मूल्यांकन करते हुए उनकी अखंडता को इस्लामी ईश्वरवाद या पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव माना था, जबकि द्विवेदी जी ने इनकी व्याख्या नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना में खोजी। इसी प्रकार शुक्ल जी को कबीर मूलतः उपदेशक प्रतीत हुए एवं उन्होंने कबीर को कवित्व गुण की यथोचित मात्रा में स्वीकार नहीं किया, जबकि आचार्य द्विवेदी जी ने कबीर को हिंदी परंपरा का महत्तम कवि बताया। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्यवघातों का युग कहा है। फिर से देख लेते हैं ये आचार्य द्विवेदी जी के मुख्य कथन और विचार। आचार्य द्विवेदी जी ने साहित्य की समीक्षा हेतु जो मूलभूत प्रतिमान तय किए हैं उनमें काव्य शास्त्रीय न होकर समाज शास्त्रीय हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आचार्य द्विवेदी जी ने साहित्य की समीक्षा हेतु जो मूलभूत प्रतिमान तय किए हैं उसमें काव्य शास्त्रीय न होकर समाज शास्त्रीय हैं, जबकि शुक्ल जी ने इन दोनों का समन्वय किया। द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य का एक ही मानदंड है, एक ही लक्ष्य है, वो है मनुष्य। अशोक के फूल नामक निबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अशोक के फूल नामक जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि साहित्य का लक्ष्य मनुष्य ही है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। फिर वो कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर की भाषा जो आचार्य शुक्ल को अनगढ़ और काव्यात्मक से रहित अनुभूत होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। कबीर जी की भाषा को आचार्य शुक्ल अनगढ़ और काव्यात्मकता से रहित अनुभूत करते हैं। उसी भाषा को, उसी मूल्यों की परख पर आचार्य द्विवेदी ने उद्घोष किया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और भाषा के बादशाह हैं। कबीर की भाषा जो आचार्य शुक्ल को अनगढ़ और काव्यात्मकता से रहित अनुभूत होती है, उसी भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी उद्घोष करते हुए कहते हैं कि कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के बादशाह हैं। हिंदी साहित्य के दो आलोचक और अलग अलग बिंदु। आचार्य शुक्ल कबीर की भाषा में अनगढ़ता और काव्यात्मकता से रहित अनुभव करते हैं, अनगढ़ और काव्य से रहित अनुभव करते हैं, लेकिन उसी भाषा को आचार्य द्विवेदी खुद परखते हुए, खुद पढ़ने के बाद विश्लेषण करते हैं कि कबीर तो भाषा के डिक्टेटर हैं और भाषा के बादशाह हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने, फिर क्या है आगे विचार है कि आचार्य शुक्ल ने कबीर का मूल्यांकन करते हुए उनकी अखंडता को इस्लामी एकेश्वरवाद या पैगंबरी के खुदावाद का प्रभाव माना, जबकि द्विवेदी जी ने उनकी व्याख्या को नाथ संप्रदाय के हठ योग साधना में खोजी। इसी प्रकार शुक्ल जी ने कबीर मूलतः उपदेशक प्रतीत होते हुए, इसी प्रकार शुक्ल जी को जो है कबीर मूलतः उपदेशक प्रतीत होते हैं। उन्होंने कबीर में कवित्व के गुण को यथोचित मात्रा में स्वीकार ही नहीं किया, जबकि आचार्य द्विवेदी ने कबीर को हिंदी परंपरा का महत्तम कवि बताया। आगे है द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में बांटा है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बांटा है। आधुनिक काल को वे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायोत्तर काल को प्रगति प्रयोग काल और फिर नवलेखन काल भी कहते हैं।
डॉक्टर नगेंद्र का विभाजन अब आराम से समझते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने एक सिंपल है, हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तो ये सारे कहते हैं, लेकिन इनके विभाजन में सिर्फ ये अंतर है कि वो आदिकाल को आगे 4 पार्ट में अलग से डिवाइड करके छायावाद योत्तर के काल को 2 भाग में और डिवाइड करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है आदिकाल। इन्होंने इसमें शताब्दी जोड़ दिया है, तो 7वीं शताब्दी से मध्य 14वीं शताब्दी यानी 7 से 14 तक इन्होंने आदिकाल का टाइम पीरियड माना है। फिर डॉक्टर नगेंद्र का अगला काल विभाजन भक्ति काल है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना है। रीतिकाल को इन्होंने 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य स्वीकार किया है, और फिर आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक। आदिकाल 7वीं से 14वीं, भक्तिकाल 14वीं से 17वीं, रीतिकाल 17वीं से 19वीं और आधुनिक काल 19वीं से लेकर अब तक। अब आधुनिक काल को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आधुनिक काल को डॉक्टर नगेंद्र ने पहले पूर्ण जागरण काल कहा है। पूर्ण जागरण काल को वो भारतेंदु युग भी कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड वो मानते हैं 1857 से 1900 ईस्वी तक। 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल एक द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टाइम पीरियड है 1900 से लेकर 1918 तक, 1900 से लेकर 1918 तक। फिर छायावाद काल आ जाता है। छायावाद का टाइम पीरियड डॉक्टर नगेंद्र निर्धारित करते हैं 1918 से 1938 तक। ये सारे आधुनिक काल के विभाजन हैं। इसके बाद फिर वो आधुनिक काल को छायावादोत्तर काल में भी डिवाइड करते हैं। छायावादोत्तर काल के भी 2 सब पार्ट हैं। एक है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल का टाइम पीरियड है 1938 से 1953, और फिर आ जाता है नवलेखन काल। नवलेखन काल होता है 1953 से लेकर अब तक। अब 2 ही पॉइंट रह गए हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे जरा जल्दी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का आप काल विभाजन देखते हैं। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया है। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। एक ही थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है, इनके काल में पूर्व मध्य और उत्तर मध्य काल आ गया है। 4 पार्ट हैं सीधे सीधे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य के जो आदि काल है उसको प्रारंभिक काल, बाकी का काल को पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल में डिवाइड करते हैं। प्रारंभिक काल का टाइम पीरियड वे स्वीकार करते हैं 1184 से 1350 ईस्वी तक। फिर पूर्व मध्य काल को 1350 से 1600 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्य काल को 1600 से 1857 तक। फिर आधुनिक काल को 1857 से अब तक। गुप्त जी के अनुसार हिंदी के प्रारंभिक और मध्यकाल के साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले है धर्मांतरित धर्म आश्रित काव्य। धर्म आश्रित काव्य, इसके अंतर्गत धार्मिक रहस्य काव्य परंपरा आता है, संत काव्य परंपरा है, पौराणिक गीति परंपरा है, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा है, रचित काव्य परंपरा है को सम्मिलित किया है। गुप्त जी ने हिंदी के प्रारंभिक मध्यकाल को साहित्य की 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहले है धर्माश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य के अंतर्गत धार्मिक रहस्य परंपरा है, संत काव्य परंपरा है, पौराणिक गीति परंपरा है, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा है, रसिक भक्ति काव्य परंपरा है को सम्मिलित किया है। धर्माश्रित काव्य हैं। फिर राजाश्रित काव्य में मैथिली गीत काव्य परंपरा, वीर काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रहस्य काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्त काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा में सम्मिलित है। लोकाश्रित काव्य है रोमांटिक कथा काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य, छंद प्रेम एवं काव्य परंपरा, रीति मुक्त काव्य परंपरा और लोकाश्रित काव्य धारा। आगे है डॉक्टर रमाशंकर रसाल का काल विभाजन। डॉक्टर रसाल ने दोहरे नामकरण एवं दोहरे वर्गीकरण के साथ हिंदी साहित्य के समस्त इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है आदिकाल, वो आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था में मानते हुए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भाग में डिवाइड करते हैं। पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल को। फिर वो मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहते हैं, इसको भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में डिवाइड करते हैं, यानी पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल। फिर आता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसे डॉक्टर रमाशंकर रसाल हिंदी साहित्य आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के सबसे युवा अवस्था मानते हैं। इसको वो परिवर्तन काल और वर्तमान काल में बांटते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य के 3 पार्टों को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है। आदिकाल के पूर्वार्ध आदिकाल
और उत्तरार्ध आदिकाल में, मध्यकाल को पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल में, आधुनिक काल को परिवर्तन काल और वर्तमान काल में। आदिकाल को वे हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था मानते हैं, मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था मानते हैं और आधुनिक काल को वो हिंदी साहित्य की युवावस्था मानते हैं। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बालावस्था मानते हैं और पूर्वार्ध आदिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल में डिवाइड करते हैं। मध्यकाल को वे हिंदी साहित्य की किशोरावस्था मानते हैं और पूर्वार्ध मध्यकाल और उत्तरार्ध मध्यकाल में डिवाइड करते हैं। आधुनिक काल को वे हिंदी साहित्य की युवा अवस्था मानते हैं और परिवर्तन काल और वर्तमान काल में डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन, जिसे सर्वमान्य माना गया है। अब सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल का टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। आदिकाल 1000 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 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 ईस्वी। 1350 से 1650। फिर उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850। आधुनिक काल 1850 से अद्यावधि तक। अब इसमें पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का टाइम पीरियड है 1850 से 1900 तक। फिर है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा गया है, 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद काल, जिसे प्रसाद पंत निराला का युग है, 1918 से 1936 तक। फिर प्रगतिवादी काल, जिसे साम्यवादी युग माना गया है, हरिश्चंद्र नहीं है तो हाँ, इसमें तो प्रेमचंद जी चले गए थे। प्रगतिवादी काल, जिसे साम्यवादी काल माना गया है, 1936 से 1942 तक। फिर प्रयोगवाद काल, जिसे अज्ञेय और तार सप्तक युग माना जाता है, 1942 से 1952 तक। फिर नवलेखन का युग, जिसे नई कविता का युग कहा गया है, 1952 से अब तक चल रहा है। तो हिंदी साहित्य का वास्तविक काल विभाजन है आदिकाल 1000 से 1350, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से आगे। पूर्ण जागरण काल यानी भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक। छायावाद काल प्रसाद पंत निराला का युग 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद काल साम्यवादी युग, जिसे कहा गया है, 1936 से 1942 तक। प्रयोगकाल अजय तार सप्तक का युग 1942 से 1952 तक। नवलेखन का युग है नई कविता 1952 से लेकर अब तक। अब हिंदी साहित्य का आदि कवि है, जिसपे कंप्लीट कर लेते हैं। विभिन्न साहित्यकारों ने, अलग अलग कवियों ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को भी अलग अलग बांटों में बांटा है। शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्य दत्त यानी पुष्य और पुंड कवि को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम आदि कवि मानते हैं। राहुल सांकत्यायन सरहप्पा यानी सरहपात को हिंदी साहित्य का प्रथम आदि कवि मानते हैं। राहुल सांकत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वे 84 सिद्धों में से एक थे सरहपात। फिर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी का प्रथम कवि जिसे माना है वो है शालिभद्र सूरी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किया है। गुप्त भरतेश्वर बाहुबली रास को गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। पॉइंट टू बी नोटेड। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो शालिभद्र सूरी को तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं, शालिभद्र सूरी को उनकी बुक हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में, और वो भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार करते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास को, जिसका रचनाकाल 1184 माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान अदुम माना को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान
अदुदहा मान को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। फिर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जो चंद्रधन शर्मा गुलेरी राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर आचार्य शुक्ल का जो है राजा मुंज और राजा भोज को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं। सर्वमान्य दृष्टि से सरहप्पा, क्योंकि सरहप्पा की भाषा हिंदी के शब्द के स्पष्ट देखी जाती है, तो वो ही हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। और सरहप्पा को किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। उनकी जो ये पंक्तियां हैं, जहां मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, ताही वट चित्त विसाव करूं सरहे कवि उवेश। प्रस्तुत पद में आए हुए शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चिंत सरीखे अनेक हिंदी के शब्द हैं। इस तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त है कि सरहपाद जो हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन से हैं? मन, पवन, रवि, शशि, चित्त, सरोखे। मन, पवन, रवि, शिश, चित्त, सरोखे अनेक हिंदी के शब्द हैं। इन्हें प्रथम कवि मानने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि सरहपाद ने अपनी कविता हेतु दोहा और पदों की शैली अपनाई। पॉइंट टू बी नोटेड। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो है वो ये है कि सरहपाद ने अपनी कविता हेतु दोहा और पदों की शैली अपनाई। क्या अपनाई? दोहा और पदों की शैली अपनाई। और यही शैली प्रवृत्ति कवियों की परंपरा के रूप में प्रयुक्त होने के कारण कविता के रूप में प्रयुक्त हुई। विभिन्न कवियों को प्रथम मानने के अपने अपने तर्क हैं, परंतु अनेक कवि और रचनाओं की असंदिग्धता की छाया है। सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। वे हिंदी के प्रथम कवि अवश्य हैं, परंतु हमें उनकी कोई प्रबंध रचना प्राप्त नहीं होती। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में उनकी कुछ मुक्तक रचनाओं को समावेशित जरूर किया है। यदि किसी प्रबंध ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो देवसेन कृत श्रावकाचार 933 को हिंदी की प्रथम रचना माना जा सकता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों को श्रावक धर्म का वर्णन किया है। श्रावक धर्म, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में उनकी कुछ मुक्त रचनाओं, ठीक है ये तो। अब देखते हैं, यदि किसी प्रबंध ग्रंथ के रूप में, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि किसी प्रबंध ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो देवसेन कृत श्रावकाचार 933 को ही हिंदी की प्रथम रचना माना जा सकता है। देवसेन कृत श्रावकाचार 933 को ही हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों का श्रावक धर्म का वर्णन किया है। तो ये हो गया ये कंप्लीट।